यस, तो आज हम पढ़ेंगे एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी का मतलब होता है दास प्रथा का अंत। स्लेव कौन होते हैं? दास होते हैं। एबोलिशन का मतलब होता है ख़त्म होना। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबियन regime was the abolition of slavery in the French colonies. The colonies in the Caribbean are Martinique, Guadeloupe and San Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. इसमें बता रखा है कि जो स्लेवरी दास प्रथा थी वो फ्रेंच कॉलोनी में कैसे ख़त्म हुई वो बताया हुआ है। पहले तो कॉलोनीज़ होती क्या हैं ये बता रही हूँ। कॉलोनी का मतलब होता है कि जैसे फ्रांस के जहाँ जहाँ अधिकार था, ठीक है, जिस जिस रीजन पर अधिकार था, जिन जिन क्षेत्रों पर अधिकार था उसी को कॉलोनी बोला जाता है। एक एग्जांपल बताऊंगी, जैसे इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स ने अपना अधिकार कर रखा था, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना रखा था। ठीक है, फ्रांस के जो रीजन में आती थी कॉलोनीज़ उनका नाम था करेबियन कॉलोनीज़ थी। करेबिया कहाँ पे है? करेबिया बता रखा है, करेबिया जो है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है एक। ठीक है, करेबिया, और उसके 3 बता रखे हैं, मार्टिनिक्यू, गॉडेलप्यू एंड सैन डोमिंगो। ठीक है, ये 3 जगह जो थी ये कॉलोनीज़ थी फ्रांस की। वर इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट सप्लायर थी कहाँ पे? यूएसए और ये अफ्रीका और जो यहाँ से इनको सप्लाई होता था टबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी सप्लाई होता था। ठीक है, अब इसमें बता रखा है कि करेबियन रीजन से जो है फ्रांस को टबैको, इंडिको, कॉफ़ी और शुगर सप्लाई होता था। बट द रेल्यूटेंस ऑफ यूरोपियन टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंस एंड अनफेमिलियर लैंड्स मीन्ट ए शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन। लेकिन यूरोपियन जो थे वो करेबिया में काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए वहाँ पर करेबिया में जो है लेबर की शॉर्टेज हो गई थी। ठीक है, सो दिस वाज मेट बाय ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिकन्स। ठीक है, इसमें बता रखा है कि इस शॉर्टेज की भरपाई करने के लिए, जो वहाँ पे स्लेव की शॉर्टेज हुई थी उसकी भरपाई करने के लिए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड शुरू हुआ। किस किस के बीच में? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन 17th सेंचुरी। ये याद रखना बेटा, इसको अंडरलाइन कर लो। जो जो मैं बता रही हूँ, लाइनें अच्छे से पढ़ रही हूँ, उनको आपने पॉइंट वाइज नोट्स बनाने हैं कॉपी में, जितना भी मैंने पीछे करवा दिया है। ठीक है, द स्लेव ट्रेड बिगेन इन 17th सेंचुरी। स्लेव ट्रेड शुरू हुआ था 17th सेंचुरी में। ठीक है, फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डेक्स और नैंटेस टू द अफ्रीकन कोस्ट। जो फ्रांस के मर्चेंट होते थे वो जो है समुद्री यात्रा करके, ठीक है, समुद्री यात्रा करके जो है समुद्री यात्रा करके अफ्रीका जाते थे। ठीक है, वहाँ वो स्लेव्स को ख़रीदते थे। किससे ख़रीदते थे? चीफ्टन से। ये देखो मैं पढ़ रही हूँ अभी, टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बोट स्लेव्स फ्रॉम द लोकल चीफ्टेन। चीफ्टेन क्यों कौन होते हैं? जैसे बॉस होता है ना वहाँ का, जैसे हेड जो कह सकते हो, उसको बोलते हैं चीफ्टेन। ब्रांडेड एंड शेकल्ड द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर द 3 months long voyage अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियंस। स्लेव्स को वहाँ से ख़रीदा जाता था और फिर उन स्लेव्स को पैक करके, टाइटली पैक करके, किसमें? पेटी की, जैसे पेटी में पैक कर देते हैं किसी सामान को, सामान की तरह पेटी में पैक करके शिप में रखकर वो कहाँ ले जाते थे? अफ्रीका, और फिर अफ्रीका से यूएसए ले जाया करते थे। ठीक है, अटलांटिक टू द कैरेबियन। देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर। और जो ये फ्रेंच मर्चेंट थे ये वहाँ पर जाकर यूएसए में प्लांटेशन ओनर्स को ये स्लेव्स को बेच दिया करते थे। अब प्लांटेशन ओनर कौन होते हैं? प्लांटेशन ओनर वो होते हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है, उस ज़मीन पर खेती करवाने के लिए जो स्लेव्स रखे जाते थे वो उनको
बेचे जाते थे फ्रांस मर्चेंट के द्वारा, ठीक है। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोप मार्केट फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। अब क्या था कि भाई जो ये डिमांड थी स्लेव्स की, क्योंकि वहाँ पे शॉर्टेज चल रही थी, इसीलिए वो लोग क्या है यूएसए चले जाते थे। करेबिया में शॉर्टेज थी स्लेव की, और वो अब शॉर्टेज कैसे पूरी हो रही थी, जो फ्रेंच मर्चेंट थे वो उस शॉर्टेज को पूरा कर रहे थे। पोर्ट सिटीज़ लाइक बोर्डेक्स एंड नेंटस ओन्ड देयर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी टू द फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड। यानी कि ये सारा जो यूरोप में व्यापार चल रहा था वो सारा किस पर डिपेंड करता था, इस स्लेव ट्रेड पर ही डिपेंड करता था। फल फूल रहा था। फ्लरिशिंग का मतलब होता है फलना फूलना। थ्रू आउट द 18th century देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस में 18th सेंचुरी में इसके बारे में मतलब विरोध होता रहा स्लेव ट्रेड का। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। मतलब नेशनल असेंबली में इस बात पर तो जैकोबियंस असेंबली जो बनी थी उन पर ये बात की तो चर्चा होती रही कि क्या हमें स्लेव ट्रेड को ख़त्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है या बुरा है, इस बात पर चर्चा होती रही। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ, लेकिन उन्होंने कोई नेशनल असेंबली ने कोई लॉ पास नहीं किया। फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड, वो इसलिए कोई कानून नेशनल असेंबली पास नहीं कर पाई क्योंकि बिजनेसमैन का जो बिजनेस था इसी स्लेव ट्रेड पर निर्भर करता था, ठीक है। इट वाज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव इन फ्रेंच ओवरसीज पोजेशंस। यानी कि इसमें बता रखा है कन्वेंशन, जो नेशनल असेंबली के बाद कन्वेंशन बनी थी 1794 में, उसमें जो ये स्लेव ट्रेड था या स्लेवरी थी उसको पूरी तरह से फ्रेंच कॉलोनीज़ में ख़त्म कर दिया गया था। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी ए शॉर्ट टर्म मेजर 10 ईयर लेटर। मतलब ये थोड़े कम समय के लिए ये फ्रेंच जो स्लेवरी फ्रांस ने जो स्लेवरी ख़त्म करी थी थोड़े समय के लिए थी। 10 साल बाद नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, नेपोलियन बोनापार्टे ने स्लेवरी को दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया। प्लांटेशन ओनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जो अब बता रखे हैं प्लांटेशन ओनर थे वो समझ गए थे कि देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट्स टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज टू परस्यू देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। स्लेवरी वाज फाइनली अबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। निग्रोज कौन होते हैं, निग्रोज बता देती हूँ। निग्रोज एक टर्म यूज़ होती है ऐसे लोगों के लिए, अफ्रीकन लोगों के लिए जो कि सहारा डेजर्ट में एक रहते हैं, ठीक है। इट इज़ ए डेरोगेटरो टर्म नॉट इन कॉमन यूज़ एनी लॉन्गर, मतलब लंबे समय तक नहीं चली, ठीक है। और पूरी तरह से जो ये स्लेवरी एबोलिश हुई थी फ्रेंच कॉलोनी में से वो 1848 में हो गई थी। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि अब फ्रेंच रेवोल्यूशन सारा हमने पढ़ लिया कि क्या हुआ कैसे हुआ। अब आई बारी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में होने से क्या क्या चेंज आए हमारी लाइफ में, फ्रांस की लाइफ में, वो सारा कुछ इस टॉपिक में बताया जाएगा। जो फ्रांस की लाइफ थी वो चेंज हुई आफ्टर 1789, ठीक है। हर तरह से चेंज हो चुकी थी उनकी लाइफ। द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, एक तो जो स्लेवरी थी, जो दास प्रथा थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई थी। उसी तरह से यहाँ पे और भी ऐसे नियम कानून बनाए गए जिसमें कि एक था एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, ठीक है। मतलब कि सेंसरशिप को भी ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। वन इम्पोर्टेंट लॉ दैट केम इनटू द इफेक्ट soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was abolition of censorship.
ठीक है। इन द ओल्ड रिग्मी का मतलब होता है कि 1789 से पहले, ठीक है, जो कुछ भी फ्रांस में चल रहा था, जो भी रूल रेगुलेशन बने हुए थे, वो सारे रूल रेगुलेशन जो हैं वो किस में आते हैं, ओल्ड रिग्मी, यानी कि पुराने जितने भी नियम कानून थे उसमें ये लिखा गया था। सेंसरशिप का मतलब बता रही हूँ। सेंसरशिप का मतलब होता है, सेंसर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ या कोई ऐसा मटेरियल, बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, प्ले हो गए, सॉन्ग हो गए, कुछ भी ऐसा जिससे कि पब्लिक पे इफ़ेक्ट पड़े, वो चीज़ें जो होती हैं वो उसको राजा अपने कंट्रोल में किया हुआ था। यानी कि कोई भी राजा के ख़िलाफ़ कुछ भी बुरा लिखता था तो वो क्या है, उसको वहीं पे जो नियम कानून के तहत उसको काट दिया जाता था, उसमें से हटा दिया जाता था। जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं कि सेंसरशिप जो होती है वो क्या काम करती है कि एक फ़िल्म बनती है, उसमें से कई ऐसे कंटेंट होते हैं फ़िल्म के अंदर जो कि पब्लिक को शो नहीं किए जा सकते, वो चीज़ें हटा दी जाती हैं, उसी चीज़ को कहते हैं सेंसर, ठीक है। तो ओल्ड रिग्मी आल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, जैसा कि मैंने बताया, बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर, प्लेज, सॉन्ग्स, ठीक है, बुक्स है, न्यूज़पेपर हैं, प्लेज कुड बी पब्लिश और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग। राजा के सेंसर के बाद ही वो जो हैं अप्रूव किए जाते थे, ठीक है। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट। अब हमें क्या अधिकार मिल गया था फ्रांस को 1789 के बाद, जब फॉल ऑफ बेस्टाइल हुआ, उसके बाद जब राजा का मोनार्की ख़त्म हो गई थी और रिपब्लिक आ गई थी, तब पब्लिक को ये अधिकार दे दिया गया था, यानी कि सेंसरशिप हटा दी गई थी। कोई भी बुक्स लिख सकता था, न्यूज़पेपर छाप सकता था, प्लेज, सॉन्ग्स, कुछ भी कल्चरल एक्टिविटी कर सकता था, ठीक है, एज ए नेचुरल राइट दिया गया था उन्हें। न्यूज़पेपर, पम्फलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड, ठीक है। दे आर डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस द इवेंट एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फ्रांस। इन सब चीज़ों के अंदर, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्ले, सॉन्ग्स के अंदर क्या बताया जा रहा था कि फ्रांस की लाइफ कैसे चेंज हो रही है, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से वो चेंजेस आए, वो सब कुछ शो कर रहे थे। फ्रीडम ऑफ द प्रेस आल्सो मीन्ड दैट अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो थी, यानी कि कुछ भी छापने की जो आज़ादी थी, वो सब कुछ ये शो कर रही थी, एक्सप्रेस कर रहे थे। ईच साइड sought to convince the other of its position through the medium of print. Plays, songs and festive procession attracted large number of पीपल। जैसे प्लेज होते थे, सॉन्ग्स गाए जाते थे, कोई फेस्टिवल्स पे, जो दिन त्यौहार पे जो गाया जाते हैं, वो सॉन्ग्स वगैरह गाए जाते थे, वो लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी ये सब चीज़ें। दिस वाज वन वे दे कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसफर रोट अबाउट एट लेंथ इन टेक्स्ट विच ओनली ए हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड। ये सिर्फ जो फिलोसफर, जो पॉलिटिकल फिलोसफर थे, जो कुछ भी लिबर्टी के बारे में या कुछ भी जो जस्टिस के बारे में लिख रहे थे, वो सिर्फ कौन पढ़ पाता था, जो एजुकेटेड लोग थे वही पढ़ पाते थे, और वही रीड करके आगे दुनिया को, जनता को, पब्लिक को बताते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा पार्ट, जो लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, कंक्लूज़न क्या हुआ इस पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन का। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्टे क्राउंडेड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे ने फ्रांस का एम्परर अपने आप को घोषित कर दिया। ही सेट आउट टू कन्क्वायर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़। उसने एक एम सेट किया कि जितनी भी नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको कन्क्वायर का मतलब होता है उनको कब्जा कर लेना। डिस्पोजिंग डायनेस्टीज़ को ख़त्म कर देना। डायनेस्टी आपको पता है राजा का साम्राज्य होता है। एंड क्रिएटिंग किंगडम, और अपना किंगडम जो है वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली, और अपना साम्राज्य फैलाता जा रहा था। जिस जगह को जीतता जा रहा था वहाँ पे अपनी फैमिली मेंबर्स को अपॉइंट
करता जा रहा था। नेपोलियन सा हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन का रोल यूरोप को मॉडर्नाइज करने में देखा जाता है। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स प्रोवाइड बाय डेसिमल सिस्टम। उसने इंट्रोड्यूस किया कौन से लॉ को? प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर जो प्रोटेक्शन होता था उसको, उसकी रक्षा का अधिकार। दूसरा, उसने वेइंग और मेजर का जो मतलब डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया था, इक्वल कर दिया था, ठीक है। इनिशियली शुरुआत में मैनी सा नेपोलियन एज ए लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। शुरुआत में तो लोग नेपोलियन को मतलब फ्रीडम लाने वाला एक पर्सन समझते थे जो कि यूरोप में फ्रीडम लेके आएगा। बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। बट बाद में नेपोलियन की जो आर्मी थी उसको लोग किस तरह देख रहे थे कि ये तो इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना, आक्रमण करने वाली फोर्स के रूप में जानने लगे। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। लास्ट में वाटरलू एक जगह का नाम है, वाटरलू 1815 में जो नेपोलियन को हरा दिया गया था, ठीक है। जो वर्ल्ड पावर थी, फ्रांस था, जो यूएसए था, इन सब ने इसको हरा दिया था क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि नेपोलियन जो है आगे बढ़े, ठीक है। मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरिड द रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉ टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट। नेपोलियन के जाने के बाद भी यूरोप में और कई जगह पे, यूरोप के साथ साथ कई और पार्ट्स में भी लिबर्टी और मॉडर्न लॉ की जो इम्पैक्ट था, प्रभाव था, वो उसके जाने के बाद भी वैसे ही रहा। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब ये बता रखा है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट का जो एक आइडिया बता रखा है कि किस तरीके से वो आए। हमारे जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ये एक बेसिक पिलर था हम सब के लिए, हम सब डेमोक्रेसी के लिए, लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स का। ये राइट्स जो आज हमें इंडिया में भी जो राइट्स मिले हुए हैं या जो लिबर्टी मिली हुई है, वो कहाँ से आई है? इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आई है, अडोप्टेड है हमारी, ठीक है। दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वेयर फ्यूडल सिस्टम वर एबोलिश्ड। फ्यूडल सिस्टम एबोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। कॉलोनाइज्ड पीपल reworked the ideas of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state। जो मतलब बॉन्डेज लेबर होती थी, बंधुआ मजदूरी करवाते थे, उनको भी ख़त्म कर दिया गया। टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय आर टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। फ्रांस से दो इंडिया के ऐसे लोग बता रखे हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं। दो के साथ साथ कई और लोग भी थे जिन्होंने ये आइडियाज़ लिए, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।